आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 और 10th के फिजिक्स के जितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो यूज़ में आते हैं, और साथ ही साथ जितने चैप्टर में फिजिक्स में फार्मूला वगैरह हैं, सब सारे हम क्लास 9 और 10th के देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे, कुछ कन्वर्जन देखेंगे यूनिट्स में। उसके बाद हम क्लास 9 और 10th के चैप्टरों में अलग अलग जाएंगे जहाँ पे अलग अलग फार्मूला मिलेंगे हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 है। इसी फंडामेंटल यूनिट्स से हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं, या फिर फोर्स हो, मोमेंटम हो, या कुछ भी हो। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स जो है 7 होते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट होता है हमारा मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड लास्ट हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। अच्छा, कुछ स्मॉल प्रीफिक्स जो यूज़ में आते हैं हमारा क्वांटिटीज़ में यूज होते हैं, जो खासकर जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा होगा 10⁻⁻1, तो आप उसको क्या पढ़ोगे, डेसी। -1 मतलब डिवाइडेड 1/10, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद है सेंटी। सेंटी मीन्स 1/100, या फिर 10⁻²। कहीं पे भी लिखा हो मिलीमीटर मान लो लिखा हो, मतलब मीटर के कितना, 1 मीटर के 1000 का हिस्सा, मतलब 1 मीटर का 1000 हिस्सा करेंगे तो उसका एक हिस्सा क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 10⁻3। माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जैसे मान लो माइक्रोमीटर बोल दिया। ठीक है, तो 1 मीटर का हम कितना हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना हिस्सा करने के, 1 मीटर का इतना हिस्सा कर दिए, उसका एक हिस्सा को बोलेंगे हम लोग क्या, माइक्रोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁹, पिको 10⁻12, फेमटो, फेमटो मीन्स 10⁻15। जेप्टो, आप लोग सुने होगा जेप्टो, एक ऐप है ना जेप्टो, जो फूड डिलीवरी ऐप है, उस जेप्टो का मतलब 10⁻21। ठीक है, आई थिंक वो लोग सर समय को डिनोट करते होंगे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हम लेके आएंगे, कुछ इस तरह से डिनोट करना चाहते होंगे जेप्टो का मतलब, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिगर यूनिट्स जो क्वांटिटी में यूज़ होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में। जैसे मान लो बोलते हैं किलो, किलोग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 किलोग्राम बोला तो 1 × 1000, तो 1 किलोग्राम। ठीक, मतलब कितना, 1000, क्या, 1000। ठीक है, मेगा मीन्स 10⁻6। उसके बाद है, उसके बाद है हमारा मीन्स 10⁻9, टेरा मीन्स 10⁻12, और पेटा मीन्स 10⁻15। टाइम कन्वर्जन हम देखते हैं थोड़ा सा, टाइम कन्वर्जन में कैसे होता है। 1 घंटा बराबर 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो ये निकालो कि 1 घंटा में कितना होता है। 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो 1 घंटा में कितना, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में हमारा 1440 मिनट होता है, और एक दिन में कितना सेकंड हो जाएगा, 86,400 सेकंड। ठीक है, ट्राई करो खुद से, आपको डाउन जाना है। ठीक है, जैसे आर से सेकंड में जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, और सेकंड से आर में जाना है तो डिवाइड करते जाओगे। ठीक है, बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी जाओगे तो मल्टीप्लाई करने जाओगे, और स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी जाओगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। वो सिंपल सी चीज़ है इसमें। ठीक है, ये देखो इसमें मैंने लिखा है ना, कन्वर्जन देखो, 5 घंटा कितना सेकंड हो जाएगा, तो
मिनट में ये निकलेगा और सेकंड में क्या निकलेगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, देखो 18,000 सेकंड कितना होता है, डिवाइड करना है क्योंकि सेकंड से हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड से मिनट में जा रहे हैं। तो एक एक बार एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो एक बार 60 करना है, 2 स्टेप पर जाना है तो 60 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल से निकल के 5 घंटा। नेक्स्ट देखो, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे जाना है। आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करो, कैसे निकलेगा चीज़ देखो ना। देखो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1,000 मीटर होता है। 1 घंटा पर कितना सेकंड होता है, 16 × 60 होता है। ठीक है, एक कट गया, एक कट गया, 2 3 6, 2 5 10, कितना है 5/18। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पर कितना सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर कितना सेकंड होता है, इतना सेकंड होता है। मीटर में इसी करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, उसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब आते हैं मास और वेट का कन्वर्जन। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 × 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg बराबर कितना मिलीग्राम हो जाएगा, 1000 × 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। वो सिंपल नहीं, ऊपर से नीचे आओगे मल्टीप्लाई करना है, नीचे से ऊपर जाओगे करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाओगे मल्टीप्लाई करना है, या स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाओगे डिवाइड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट्स वगैरह देख लो। 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो बोलेगा क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि 2 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ किया, तो अब मान के क्या चलोगे कि इन्होंने 2 किलोवाट आर एनर्जी यूज़ किया। 3 पॉइंट जो कि होता है 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। 1 एम्पेयर इक्वल टू 1000 मिली एम्पेयर होता है। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पेयर × 1 सेकेंड होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम होता है। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पेयर होता है। ठीक है, हाउस होल्ड वोल्टेज जो होता है हमारे घर का कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, कितना 746 वाट होता है। फर्स्ट में देखो फोर्स का क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ होता है। वन प्रेशर में देखो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 ATM इक्वल टू 1.013 × 10⁵ कितना ज़्यादा सोचो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा तो सोचो, 10⁵ ठीक है, वर्क एनर्जी, वर्क 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। उसके बाद देखो कुछ डिस्टेंस का कुछ कुछ यहाँ पे दिया है। 1 लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट इक्वल टू 9.46 × 10⁻25 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद है पार्सेक भी, ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का नापते हैं इससे हम लोग। ठीक है, एक पार्सेक कितना, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है एक पार्सेक, मतलब पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है आई थिंक डिस्टेंस में। उसके बाद देखो 1 mu इक्वल टू 1 एटॉमिक मास इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब काफ़ी छोटा वेवलेंथ है, काफ़ी छोटा वेवलेंथ। आई थिंक ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह मापने के लिए शायद यूज होता होगा। अच्छा, 1 चंद्रशेखर यूनिट लिमिट इक्वल टू क्या होता है, 1.6 टाइम
द मास ऑफ सन, ठीक है, मास ऑफ सन जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.46 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे चंद्रशेखर यूनिट, यही है हमारा, ठीक है। उसके बाद हीट टेम्परेचर में कन्वर्शन करने के लिए ये चीज़ है, देख लो, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये हम नीचे में देख लेंगे, ठीक है, एक चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग, उसमें देख लेंगे। फिजिक्स का फॉर्मूला देखो, लाइट क्लास 10th में देखो किस किस चीज़ में फिजिक्स का फॉर्मूला है, लाइट वेक्टर फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी में है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आई थिंक कहीं यूज़ नहीं है फॉर्मूला का फिजिक्स में। देखो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू, इलेक्ट्रिसिटी का पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे फिर लाइट देख लेंगे, ठीक है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, नेट चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज कंटेन इन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 कूलम इक्वल टू 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो कूलम, एक कूलम में कितना होता है, ढेर सारा, कितना, तो ढेर सारा चार्ज, बहुत सारा चार्ज होता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बहुत कम, मतलब बहुत कम, बहुत कम। 1.6 इंटू 10 to the power- कूलम 19 कूलम, ठीक है। तो क्या है, कूलम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। कूलम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखो एसआई ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम होता, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ चार्ज कंटेन इन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय टाइम। उसके बाद क्या है, साइंट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पेयर होगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट चार्ज, इसको बोलेंगे क्या, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का सेंट है वोल्ट। ओम्स लो देख लो, ओम्स लो, बी इक्वल टू आई आर होता है, ये रेसिस्ट आर रेसिस्टेंट, आई इक्वल टू करंट, वी इक्वल टू वोल्टेज। इसका यूनिट होता है ओम में होता है। रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टिविटी, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। उसके बाद एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस बार बार चेंज होता है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी अगर हम किसी मटेरियल पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सेम अगर एक मटेरियल तो रेजिस्टेंस का बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा और क्या हो सकता है, लेंथ फिर डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, एरिया, एरिया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंट घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंट इंटू लेंथ बाई एरिया, सो उसका साइन होता है ओम मीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज में कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन करोगे ऐसे सीरीज जुड़ जाता है, ऐसे 1 2 ऐसे सीरीज में जुड़ेगा, एक लाइन में जुड़ेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जुड़ जाता है ना। और इसमें क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज क्या होता है ना, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज आएगा, ठीक है। लेकिन करंट क्या होगा, करंट हमारा सेम होगा, वोल्टेज 1 2 वोल्टेज 3 अलग अलग वोल्टेज होगा, लेकिन करंट क्या होगा, हमारा सेम होगा। पैरेलल में क्या है देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अलग रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर्किट्स में क्या होगा, पैरेलल जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड्स,
करंट क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड्स, तो करंट कभी भी इक्वल नहीं होगा इसमें। एनर्जी, एनर्जी देख लो, एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हीट एनर्जी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये बोल सकते हो। अच्छा, पावर का फॉर्मूला देख लो, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। पावर को हम बोल सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, पावर को हम बोल सकते हैं करंट का स्क्वायर इंटू आर, पावर को बोल सकते हैं हम लोग, पावर किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 3.6 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल किसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर चार्ज। उसके बाद क्या है देखो, लाइट, लाइट का सारा फॉर्मूला है देख लो। इसमें देखो हम पहले मिरर का दिखेंगे, मिरर में क्या है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, ये सेंटर कर्वेचर, जो सेंटर होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है ना, उसी प्रकार इसका सेंटर होता है, बीच से कर दो तो भी सेंटर होगा ना। तो स्पेरिकल मिरर का बीच का सोच लो, मतलब बीच से इसको यहाँ से बैठ गया। ठीक है, तो फिर सेंटर हो गया, सेंटर से लेके पोल, पोल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस इस और सेंटर और पोल के बीच का जो इक्वल, बीच में जो इक्वल डिस्टेंस होता है, इसके बीच में एकदम इक्वल, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इसको तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये वाला 10 है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आराम से देख लो, मैग्नीफिकेशन नोट करते जाओ सारा, है ना। मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना, हम लोग इमेज, हाइट ऑफ इमेज को कंपेरिजन करेंगे हाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्रैक्शंस देख लो, रिफ्रैक्शंस में स्नेल्स लॉ क्या है ये देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर by speed of light in medium, speed of light nearby speed of light in medium, absolute refractive index। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यह होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, बस पहला जो ऊपर में रहेगा उसमें सिर्फ ईयर आ जाएगा। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। मैग्नीफिकेशन होता है, इसमें मैग्नीफिकेशन सेम होता है, बस इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f, मतलब पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। अगर फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो लेंस का पावर बढ़ेगा। ठीक है, पावर कम होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, ये सिंपल सा बात है। अच्छा, सिग्निफिकेंस, साइन, कुछ कुछ साइन देख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। किसमें, हमारा लाइट चैप्टर में जो मिरर हो चाहे लेंस में, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, फोकस लेंस, फोकस, फोकल लेंथ जो हो, फोकल लेंथ किसका, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा क्या पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर चाहे कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अब प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोला जाता है कि सेम चार्ज रहेगा तो रिपल करेगा,
और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर दो पैरेलल टू पैरेलल करंट टू पैरेलल करंट फॉलोइंग वायर, और दो पैरेलल वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दो वायर है और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और दो वायर है, अगर अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों क्या करेगा, रिपल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का, अगर कोई करंट है, अगर कोई वायर करंट, कोई कंडक्टर है या कोई वायर है जो इलेक्ट्रिक जिसमें फ्लो कर रहा है, वो क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये तो पता है आप लोगों का। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है, टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी किसी क्षेत्र में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, कितना एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, वेबर होता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, देख लो, ये होता है फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इनटू साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर, इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट करेंगे तो करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमें, राइट हैंड थंब रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ हैं वो बताती है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। थंब जो क्या करता है, थंब जो हमारा है, थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो करता है, और जो कर्ल फिंगर से वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हम लोग बताता है फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, फोर्स क्या बताता है, फोर्स। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या होता है, फोर्स, कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, या मोशन कंडक्टर जो मोशन कर रहा है वो उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है ये, देखो, लेफ्ट हैंड रूल, ये थंब और ये मिडिल फिंगर। ठीक है, थंब बताएगा क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर फिंगर क्या बताएगा, फोर फिंगर पे हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है क्या बताएगा, करंट बताएगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा। ये यूज़ कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बताता था, फोर्स बताता, कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो बता रहा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बता रहा है हमें, फ्लेमिंग राइट बता रहा हमें कि इंड्यूस्ड करंट किस किस डायरेक्शन में होगी, ये बताएगा। ठीक है, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो थंब होगा, जो राइट हैंड का जो थंब होगा उसको रखोगे ऐसे करके, तो क्या होगा, जो थंब होगा अंगूठा बताएगा हमारा मोशन कंडक्टर, कंडक्टर किस दिशा मोशन कर रहा है। और सारा क्या परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, 90 डिग्री में सारा। अच्छा, थंब मोशन कंडक्टर बताएगा, जो फोर फिंगर है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और मिडिल फिंगर जो इंड्यूस्ड करंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा वो बताएगा किस दिशा में। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड पासिस परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एन बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सिंपल है। उसके बाद क्लास 9 का सारा फॉर्मूलाज देख लो, मोशन, ग्रेविटेशन, प्रेशर, मटेरियल सराउंडिंग्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड। मोशन का देख लो, मोशन की क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर नेट टाइम।
मास पर यूनिट ऑलवेज पॉजिटिव क्या होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, इसका साइन यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। अगर टाइम सेम रहा, अगर टाइम सेम रहा तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल v1 प्लस v2 बाई 2। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है ना, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन मोशन देख लो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, जैसे मान लो ये 0 to 10 सेकेंड, इसमें मान लो इसका एक्सेलरेशन रहा क्या, छोड़ो इतना सब लेट हो जाएगा समझाने जाएंगे तो, ठीक है। जल्दी इसको मैं चैप्टर में करा दूंगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इक्वेशन मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू यू प्लस ए टी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मोशन ग्रेविटी के अंदर में हो तो क्या हो जाएगा, जो हाइट होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, उसी को डिस्टेंस मानेंगे। जो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि हमेशा माइनस होगा, ठीक है। इसका ये हो गया, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। जैसे मान लो ब्रेक्स अप्लाई किया तो अगर मान लो कोई बस जा रही है, अगर वो बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, अगर वो ब्रेक लगाती है तो कितना देरी में वो रुक जाएगी, या कितना देरी में रुक जाएगी, या फिर कितना दूर के बाद रुक चलने के बाद रुक जाएगी। इसके लिए हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, इससे निकल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड, एन सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए u प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 2n-1। प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो, अगर आपको किसी को अगर काम है तो प्रोजेक्टाइल में देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। अच्छा बात है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में क्या है, फ्लोटेशन है ना, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन एंड प्रेशर, ये तीनों चीज़ एक ही चैप्टर में मिलते हैं, किसी किसी में अलग अलग मिलते हैं। चैप्टर फर्स्ट लो क्या बताता है, लो प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। जो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, जो प्लैनेट्स है क्या एप्टिकल इलेक्ट्रिकल क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। और सन क्या है, उसमें से एक फोकाई में रहती है, सन उसमें से एक फोकाई में रहता है, इसलिए तो देखो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसके इस तरफ या इस तरफ एक फोकाई, दो तरफ फोकाई होता है, ठीक है। तो मान लें यहाँ पर सन है, मान लेते हैं यहाँ पर सन है, तो जो अर्थ है वो क्या करेगी, इस प्रकार से राउंड करेगी, ठीक है। इसलिए ठंड का टाइमिंग है, ठंड के अंदर दूर चले तो ठंड लगता है हमें, फिर पास से तो गर्मी लगता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ होता है, सीजन के जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा कैप्टस लॉ ऑर्बिट हो गया। सेकंड लॉ ऑफ एरिया बताता है। थर्ड लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ पीरियड्स बताता है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास m1 इंटू m2, दो अलग अलग मास होना चाहिए, बाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या था, 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट बाय रेडियस स्क्वायर, इसका साइन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अगर एयर फिक्सन ना रहे तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, अगर अर्थ पे या किसी प्लैनेट पे छोड़ोगे तो सेम टाइम पे गिरेगा, क्योंकि उसमें कंसिडर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया ही नहीं जाता, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनो वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है, देखो बिलो सरफेस क्या होता है और एबव सरफेस क्या होता है, देख लो। एबव सरफेस एंड बिलो सरफेस का अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल में एक्सेलरेशन कैसे होता है, वी स्क्वायर बाई आर।
तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो उसका एसआई यूनिट है पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, एसआई यूनिट है पास्कल। डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर का होता है रो जी एच, वन फोर्थ द वॉल्यूम टू डेंसिटी इंटू जी। रिलेटिव डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, वन होता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास होता है 2.5 एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6, जो कि ज़्यादा होता है। नेक्स्ट साउंड। साउंड में क्या होता है भाई, देख लो ज़रा, है ना। वेवलेंथ है हमारा, लेमडा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी से डिनोट करते हैं, और इसका हर्ज होता है, टाइम का हम लोग टी से नोट करते हैं। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू 1/v। टाइम कितना, टाइम क्या होता है हमारा 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारी इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना, 331 0 डिग्री में होता है। 0 डिग्री में स्पीड ऑफ साउंड कितना है 331, और 20 डिग्री में कितना है 343। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें क्या है भाई, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना तो 273 ऐड कर देना है 0.15। अगर हम सेल्सियस से केल्विन, अगर हम केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करना है, 273.15 माइनस कर देना है केल्विन से, तो क्या हो जाएगा हमारा सेल्सियस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, क्या करोगे, ये फ़ारेनहाइट डिस्टेंस क्या बड़ा दिखाता, रीडिंग में बड़ा दिखाता, तो क्या करोगे, C × 9/5 डिवाइडेड बाई, सॉरी C × 9/5 + 32, ये करोगे। एसआई इंटू टेम्परेचर केल्विन होता है। अच्छा, सेल्सियस अगर 0 डिग्री है तो केल्विन में 273 बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में 32 बोल सकते हैं। सेल्सियस में 37, केल्विन 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6। सेल्सियस में 100 डिग्री, केल्विन में 373.15 एंड फ़ारेनहाइट में 212। ये सेम रीडिंग्स क्या है, सेम रीडिंग, सॉरी सेम टेम्परेचर क्या है, ये सेम टेम्परेचर। अच्छा, ऐसे कोई है जिसमें टेम्परेचर भी सेम और रीडिंग भी सेम हो, देखो यहाँ पर रीडिंग अलग अलग था लेकिन टेम्परेचर सेम था। रीडिंग अलग, रीडिंग डिफरेंट बट टेम्परेचर सेम। इसमें क्या है, रीडिंग भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है ना। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों का टेम्परेचर रीडिंग दोनों सेम होगा। उसी प्रकार केल्विन और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और रीडिंग दोनों सेम होगा 574.59 में। लेकिन सेल्सियस और केल्विन कभी भी स्केल नंबर में सेम नहीं होते। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जब फोर्स एक्सटर्नल जो है, फोर्स नेट फोर्स अगर जीरो होगा, ठीक है, नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। क्या होगा, नेट, अगर फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है, या कुछ लग रहा है, तो अगर फोर्स नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, मान लो इधर से फोर्स हमारे इस डब्बे में 5 न्यूटन लगा, कितना 5 न्यूटन, और इस तरफ से क्या लगा 6 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, 1 न्यूटन होगा। तो एफ नेट क्या, और जीरो के बराबर नहीं, मतलब कि क्या, ये अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। सेकंड लॉ बताता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, मोमेंटम देख लो, मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी, साइन उसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 × 10⁻⁵ होता है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स होता है, या फिर इम्पल्स इक्वल फोर्स इंटू चेंज इंटू टाइम, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम और चेंज इन मोमेंटम। इसका साइन होता है इम्पल्स का न्यूटन पर सेकंड, नहीं सर न्यूटन सेकंड होता है, फिर केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, एक्शन रिएक्शन बताता है फोर्स का। ये फोर्स जो, ये जो फोर्स होता है इक्वल अपोजिट होता है, सेम टाइम पे फोर्स लगता है और डिफरेंट बॉडी पे भी लगता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन बॉडी वन, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें क्या है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो पॉजिटिव होगा, अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो तो वर्क ज़ीरो होगा, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो वर्क नेगेटिव होगा। साइन ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। एनर्जी का भी साइन जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का इसमें यूनिट होता है जूल पर सेकेंड होता है, या फिर इसका ऐसा यूनिट बोल लो वाट। वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स इंटू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और वर्क डन पर यूनिट टाइम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इससे ज़्यादा फॉर्मूला क्लास 9-10 में फिजिक्स के लिए नहीं है। थैंक यू।